नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर 2024 के लिए भाजपा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नव गुजरात मॉडल तैयार है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ नया गुजरात मॉडल गढ़ा गया है। इस मॉडल में ना बीजेपी, ना संघ और ना कोई छत्र, केवल एक नेता, एक चेहरा दांव पर लगा था और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गुजरात में 182 सीटों में से 156 पर जीत हासिल करके इस चेहरे की चमक बढ़ाई गई है। ये दीगर बात है कि हिमाचल में भी मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगा था और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी वोट मोदी को मजबूत करने के नाम पर मांगे गए थे, लेकिन यहां मोदी मैजिक नहीं चल पाया। गुजरात और हिमाचल के साथ कई प्रदेशों में विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, लेकिन वहां भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद क्या अगले साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में 2014 की तरह एक बार फिर मोदी का गुजरात मॉडल चमत्कार दिखाएगा, या हिमाचल और दिल्ली की तरह विकास, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे बीजेपी के लिए घातक साबित होंगे। इन तमाम सवालों पर विमर्श के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्यागी, आलोक भदौरिया और अमित नेहरा। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में गुजरात का नया मॉडल 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर अपनी चमक बिखेरेगा? इसमें देखिए संशय है। गुजरात के चुनाव में जीत को लेकर जिस तरीके से माहौल खड़ा किया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा बनाया जा रहा है कि अद्भुत ऐसा काम हुआ है। तो अभी जैसा आपने विषय प्रवेश में कहा, तो अगर स्कोर देखा जाए, अगर हम लोग इस एमसीडी को भी हम चूंकि बड़े पैमाने पर लेते हैं, इसको विधानसभा तो नहीं है भले ही नगर निगम, लेकिन जितना बजट है उसका वो पूरे देश में मुंबई और ये दिल्ली सबसे बड़ा बजट वाली नगर पालिकाएं हैं। तो इस नगर निगम में भी जिस तरीके से वो हारे हैं, तो अगर वो मैजिक चला होता, जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि अगर वो शिमला से या मसूरी से ठंडी हवा चलेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बीच में चंडीगढ़ को छोड़ते हुए दिल्ली आ जाएगी। और अगर वो इधर से चलती है, नैनीताल से चलती है, तो ऐसा भी नहीं कि वो मेरठ को छोड़ के सीधे दिल्ली आ जाएगी। तो उसी तरीके से हमको सही तरीके से देखना चाहिए। सही विश्लेषण ये है कि उनका एक वो गृह क्षेत्र था दोनों का, तभी उन्होंने एक अपनी छवि के लिए एक एक आदमी को जानते थे, उन्होंने उस तरीके से किया। एक उनको फायदा जो गुजरात में मिल गया वो ये है कि पहले से उनको पास ये खबरें आ गई थी कि उनके पास कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी या निष्क्रिय उम्मीदवार थे वहां पर। तो उसको उन्होंने उसी तरीके से टैकल कर लिया। एक वक्त था, उन्होंने कर लिया। लेकिन अगर मैजिक चला होता तो हिमाचल में भी आना चाहिए था। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई वोट प्रतिशत तो उतना ही है, या वोट प्रतिशत दिल्ली नगर निगम में थोड़ा सा बढ़ा लिया, ये मायने नहीं रखती। सरकारें एक वोट से बनती हैं और एक वोट से गिरती। तो इसलिए उस बहुमत की बातें, परसेंटेज की बातें करना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको लगता है कि अगले चुनाव में अब मोदी का मैजिक कम होगा, नहीं चल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इनका ये मैजिक चल रहा है, क्योंकि अब जो असली एक और जो परीक्षा होने वाली है वो खाटी हिंदी बेल्ट में होने वाले चुनाव है 2023 में, जिसमें से अपना मध्य प्रदेश है, जिसमें अपना मध्य प्रदेश जहां पर इन्होंने बैकडोर से सत्ता हथियाई है, छत्तीसगढ़ ऐसा बहुमत की जहां पे ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, राजस्थान जिसमें बहुत सारी कोशिशें करके भी ये सरकार नहीं बना पाए। तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां काफी बड़ी हैं। और इसमें कर्नाटक भी है, कर्नाटक भी हो जहाँ पे इन्होंने बैकडोर से एंट्री ली थी। और तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि मैजिक चल रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ वो पत्ते जरूर चलने वाले हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो। अभी सब्सिडी में जिस तरीके से वो बचत सरकार को हो रही है, जिस तरीके से, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के हों, चाहे वो के हों, तो जिस तरीके से वो उनको गैप मिल रहा है, इन्होंने वो 3,23,000 करोड़ की इन्होंने जिस तरीके से अनुदान पास कराया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि 1,00,000-1,50,000 रुपए इनके पास बच जाएंगे। तो ये जो आर्थिक दाम है, ये जो चलने वाले हैं, चाहे वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हो, वो हो, लेकिन विपक्ष विपक्ष अभी भी उस तरीके से तैयार नहीं हो रहा है।
अगर हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया, तो दोनों को अगर जोड़ लें तो भी नहीं, मतलब 4-5 सीटों से ज्यादा का फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि 1+1 हमेशा 2 नहीं होता राजनीति में। लेकिन तब भी उम्मीद करी जानी चाहिए कि विपक्ष उसको कड़ी चुनौती देगा, और मैजिक तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर इतना ही मैजिक होता तो इस तरीके से पूरा देश का सारे मंत्री और प्रधान सेवक और गृह मंत्री गुजरात में इस तरीके से पड़े नहीं रहते। आलोक जी का कहना है कि जो है गुजरात में के बाद कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है जिस पर जो आगे चले। तो यहाँ गुजरात मॉडल पर जो पुराना मॉडल था 2014 का, जिसको बता रहे थे कि गुजरात का विकास मॉडल, उस पर सवाल उठने लगे थे और मॉडल की हवा निकल गई थी। इसलिए ज्यादा स्पष्ट और प्रखर मॉडल एक बार फिर देश के सामने रखा है। नए और पुराने मॉडल में क्या अंतर है और ये कितना कारगर होगा, अमित जी? देखिए देखिए धनखड़ साहब, गुजरात मॉडल लोग दो तरीके से लेते हैं। एक तो विकास वाला मॉडल जो 2014 वाले की बात है, जी और दूसरा एक वर्ग विशेष को सबक सिखाने वाला मॉडल, जो एक अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की सांप्रदायिक थी। ध्रुवीकरण। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं उसको। तो देखो वो चीजें लंबी नहीं चलती। सबसे बड़ी बात ये है धनखड़ साहब की विकास के नाम पे आप वोट मांग सकते हैं कि हम विकास करेंगे, जी लेकिन हमने विकास कर दिया है, हम्म, इसको लेके आप वोट नहीं मांग सकते। जी ये एक अटल सत्य है, कम से कम हमारे देश के लिए, हम्म, कि हमने विकास कर दिया, आप हमें वोट दो। क्योंकि जनता उसको पसंद नहीं करती। जनता ये चाहती है कि इस तरह के कोई सपने दिखाए जाए, सतरंगी सपने। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी ने इसे पहचान लिया अच्छी तरह, तो वो डेवलपमेंट को तो इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, जी जो मेरा मानना है। और अगर इस बार अगर गुजरात को देखेंगे आप, पूरे जो विधानसभा चुनाव में, तो डेवलपमेंट पे कोई खास जोर नहीं दिया। जी एक जो उन्होंने चीज आगे रखी, वो ये रखी अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, कि अपना एक विरोधी सामने नहीं रखा इन्होंने। जी कांग्रेस और आम आदमी को बराबर वेटेज दी। जी उससे क्या हुआ कि आम मतदाता भ्रमित हो गया, भाई कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, टक्कर देने की स्थिति में है, या आम आदमी टक्कर देने की स्थिति में। तो किम जी करते हुए भी मूढ़ता की स्थिति जो एक उत्पन्न की मतदाता के सामने, तो अल्टीमेटली कुछ मतदाता बीजेपी के साथ ही चले गए। पता नहीं कांग्रेस खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आम आदमी विकल्प बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो वो जो चीजें थी, उसने एक बड़ी भूमिका अदा की इसमें। जी और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जो अहमद पटेल थे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर थे गुजरात की राजनीति में, खासकर कांग्रेस के रणनीतिकार जो थे। तो बेशक वो चले गए, तो उनका योगदान जो रहना चाहिए था वो हुआ नहीं। कांग्रेस का उसका नुकसान हुआ। जो जी निष्क्रियता थी, एक एक तरह से कांग्रेस हाइबरनेशन में थी जी गुजरात में। कोई खास खास तवज्जो नहीं दी, कोई स्टार कैंपेनिंग नहीं की। राहुल गांधी का भी कोई ज्यादा फोकस नहीं रहा, सोनिया गांधी का भी ज्यादा फोकस नहीं रहा। उन्होंने ये था कि चलने दो जैसा हो रहा है। तो वो जो एक स्लीपिंग मोड था कांग्रेस का, तो उसने एक प्रचंड बहुमत दिलवाया बीजेपी को। कोई, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा मॉडल पेश किया हो गुजरात के लोगों के सामने, गुजरातियों के सामने। जी हालांकि इससे इससे पहले जो नोटबंदी हुई थी, जीएसटी था, जो मॉडल दिखाया था गुजराती व्यापारियों को, तो पिछले चुनाव में फेल हो गया था। भाई 100 से नीचे सुई अटक गई थी इनकी। तो एक तरह से ये कहो कि हारती हारती बची थी भाजपा वहां पे। लेकिन इस बार सामने वाला जो पहलवान था वो कमजोर था, उसका फायदा मिल गया इनको। जी तो मेरा तो यही मानना है कि सामने वाला, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि आप गुजरात मॉडल कह रहे हैं, चर्चा भी ये है कि नया गुजरात मॉडल। हाँ लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, भदौरिया जी ने भी जिसकी तरफ ध्यान दिलाया, हिमाचल प्रदेश। भैया आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद हिमाचल से हैं, और उसपे कोई इशारा भी नहीं करा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्टेट में नहीं बचा पाए अपनी राष्ट्रीय पार्टी को। तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी ये लग रहा है कि सिर्फ चुनाव तो 3 जगह नहीं हुए, सिर्फ गुजरात में हुए हैं। ना तो हिमाचल में चुनाव हुए, ना एमसीडी के चुनाव हुए।
क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है, आम दर्शक को दिखाया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ गुजरात में चुनाव हुआ और वहां प्रचंड बहुमत हासिल किया। हिमाचल का कहीं नामो निशान नहीं है, ना एमसीडी का नामो निशान है। तो ये अमित जी, चीजें मैं जो आपके है पास फिर एक आता हूँ। जी एक बार अनिल जी से बात कर लेते हैं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी, देश की पूरी चुनावी राजनीति एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें तमाम ज्वलंत मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। ये प्रवृत्ति क्या संकेत दे रही है? क्या देखिए, अगर उस बात का जवाब दिया जाए तो हम लोग तो अनादिकाल से मूर्ति पूजक रहे हैं। राजा राम, राजा दशरथ, राजा कृष्ण, और हमेशा अभी भी हमारे यहाँ तो रामलीला होती है अनादिकाल से। और इतनी बार रामलीला हो रही है लेकिन हम फिर भी दशहरे में रामलीला देखने जाते हैं। तो हम तो मूर्ति पूजक हैं ही। हम ना बिना हीरो के फिल्म भी नहीं देखने जाते हैं। आज तक कोई विलियन डोमिनेटेड फिल्म हिट होते देखी है आपने? नहीं देखी ना। बहुत कम फिल्में होंगी जो विलियन डोमिनेटेड। सिर्फ शोले फिल्म थी जिसमें अमजद खान जो है वो विलियन डोमिनेटेड फिल्म थी, वो चली। लेकिन हम तो हीरो के उपासक रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है और आपकी क्या गलती है? देश के जनमानस की गलती है। एनीवे, उस पे आते हैं। अभी आप देखिए, हम लोग सब चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी का मूल मंत्र भूल जाते हैं। बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी ने क्या मूल मंत्र दिया हम सबको? सबका साथ सबका विकास। चुनाव में तो सबका साथ सबका विकास हुई ना। कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का विकास हुआ हिमाचल में केजरीवाल साहब। जी, सबका विकास हो गया। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है अनिल जी। मैं आवाज थोड़ा ऊंचा बोलिए। अब ठीक है। हाँ, अब आप ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, कहिए अपनी बात जारी रखिए। ये दिक्कत कहाँ? अगर आप देखें कि सबका साथ सबका विकास में परेशानी कहाँ? जी, हिमाचल वहां चला गया, दिल्ली वहां चली गई, वहां चला गया। हाँ, सबका अगर साथ आप ये देखें कि गुजरात में जो पैटर्न बीजेपी ने लगाया हुआ, जी इनको लगा कि ये जो है चुनाव हमारे हाथ से हिमाचल का गया। जी तो क्या हुआ? नेपथ्य से में जैसे राजनीति होती है, हमें केजरीवाल का। आप ये देखिए कि सत्येंद्र जैन दिल्ली का गृह मंत्री जेल में है। जी सदियों के खिलाफ ईडी चली हुई है। जी और भगाया हिमाचल से तो दिल्ली के चुनाव घोषित कर दिए जी ना। उधर के रहे ना उधर इधर के रहे। जी तो केजरीवाल को लगा कि आधी छोड़ पूरी को धारा पूरी ना भी पाए तो पहले दिल्ली कब्जा कर लो। जी तो गुजरात में भी वो 10%, 20% ही ध्यान दे पाए। सारी फोकस दिल्ली पे हो। जी अब आप आइए गुजरात पे। गुजरात में राहुल गांधी भाषण देने जाते। जी अरे भाई, डरने होती है पहलवानों की, हाँ हाँ वो भी सबको पूरी फिक्स होती है। जी हम वोट तो मांगो ना। तो अब हम क्या तरह की बात करने चलेंगे? जी इसका वोटर को चाहता था कि मैं राहुल गांधी यहाँ वोट मांगे। वास्तव में तो कांग्रेस पार्टी को गुजरातियों से समझ मांगनी चाहिए। जनता मोदी और अमित शाह के चुंगल से मुक्त होना चाहिए। जी मुक्ति का द्वार ही नहीं दिया कांग्रेस। जी कांग्रेस लेट गई दंडवत हो उत्तम जनों में तो ऐसे में क्या करोगे? अब कांग्रेस में आप कहते हो गुजरात मॉडल, नया मॉडल। भाई कोई मॉडल नहीं। इस जी देश में एक ही मॉडल, सीबीआई का, ईडी का और ईवीएम का। अब जब तक ईडी में और सीबीआई में ये प्रोविजन रहेगा, आप जिसको पकड़ लोगे जेल में, तो जी राहुल गांधी और केजरीवाल बेचारे क्या करेंगे समझौता? हाँ, ईडी, आईटी, और ईवीएम। आने वाले दिनों में जो विपक्ष की राजनीति जी वो यही होगी। मोदी डिक्टेट करेंगे, विपक्ष समझौता करेगा। ये समझौता करेगा तो जी आलोक जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। आपकी आवाज गुजरात मॉडल ज्यादा डिस्टर्ब हो पहले रही भी है। गुजरात मॉडल झूठा था, अब भी गुजरात मॉडल झूठा है। कोई मॉडल नहीं है। भुखमरी है तो गुजरात में वही बेरोजगारी है। ये सब कम है कि हम अखबार वाले काम नहीं करते ना हमारे पास। जी तो अखबार वालों का तो तेल निकाल रखा है, 40% रेवेन्यू कम है। अखबार वालों को पूरी मरे हुए हैं। तो मजे की बात ये है कि हिमाचल ने ये तय किया हुआ है कि लोगों को पैसा देने के बजाय अपने पक्ष में करने के बजाय
लोगों की जेब में छेद कर दो तो जो भी पैसे हैं वो भी बाहर आ जाए। तो आदमी भूखा मरेगा तो क्या करेगा? राजा के पास दंडवत करेगा ना कि भाई बाप मुझको बचाओ, मैं मर गया। तो यही अखबार वालों की हालत। तो आलोक जी, बिखरा हुआ विपक्ष बिना किसी खास चेहरे के शक्तिशाली भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का मुकाबला कर पाएगी, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, जब भी कोई मजबूती के साथ सत्ता संभालता है तो ये हमेशा से चर्चा रहती है टीना फैक्टर की, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये नेहरू के जमाने से शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में बहुत ये नारा उछला था टीना फैक्टर का, और फिर अब ये इधर फिर उछलने लगा है। ये अगर ये टीना फैक्टर अगर इतना मजबूत होता है कि कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इतने दिनों तक दिल्ली छोड़कर गुजरात में क्यों डेरा जमाना पड़ता? नंबर 1, आपने डेरा तब जमाया जब आप ये देखिए आपकी लड़ाई किससे थी। भाजपा में उनके पास कद्दावर नेता कौन है? एक नरेंद्र मोदी, दूसरे कौन है? अमित शाह। तीसरे नेता का नाम बताइए। अधिकांश लोग तो यही कंफ्यूज हो जाते थे कि मुख्यमंत्री कौन है। जी, तमाम लोगों को नहीं मालूम। जिस तरीके से आज हकीकत यह है कि केंद्रीय कैबिनेट में अगर कुछ मंत्रियों का अगर पूछ लिया जाए कि उस विभाग का अचानक से कि मंत्री कौन है, तो तमाम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि उसके मंत्री ये है। तो वही स्थिति उन्होंने गुजरात में की। तो मैं तो नहीं मानता कि इस तरीके से उनका प्रचंड एक है, क्योंकि वहां पर वो किसी से लड़ाई लड़ी नहीं रहे थे। नरेंद्र मोदी जी अकेले लड़ रहे थे, उनके सामने कोई भी नहीं था। कांग्रेस का भी अपने आप लड़ रही थी। कांग्रेस की तो रणनीति दोनों चुनावों में बिल्कुल साफ थी। वो खुद नहीं लड़ रही थी, वो चाह रही थी कि बाय डिफॉल्ट जनता उसको लड़ा रही थी और वो सत्ता में आ जाए बाय डिफॉल्ट। तो ये कांग्रेस की एक रणनीतिक चूक थी, और वो एक कतराती नजर आई कि मोदी बनाम राहुल नहीं होने देंगे। उनकी ये रणनीति, ये कहें या ये प्रयोग कहें, ये सफल तो हुआ, लेकिन उसके जो नतीजे जो आने थे, जिस तरीके से आने थे, वो वैसे के वैसे ही आए। तो इसलिए केंद्र में देखिए, जब भी चुनाव होगा, आप ये मान करके चलिए कि मोदी बनाम होगा। और मोदी बनाम होने के लिए जरूरी ये है कि एक आपको एक नैरेटिव और एक सपना भी सेट करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत अच्छी बात है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्रपों को, जो पुराने विख्यात छत्रप है, वो किनारे हो गए हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो नई कांग्रेस बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कमी है कि एक बड़ा सपना वो नहीं दे पा रहे हैं, एक स्लोगन नहीं दे पा रहे हैं, एक कैचवर्ड नहीं दे पा रहे हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में कॉर्पोरेट जब स्ट्रेटजी के तहत जब कारपेट बॉम्बिंग की जाती है, तो कम से कम एक कैचवर्ड होता है। आप भी धनखड़ साहब अपना वीडियो जारी करते हैं तो उसमें एक हैशटैग लगाते हैं कि हैशटैग ये, हैशटैग मोदी, हैशटैग धनपाल धनखड़, हैशटैग पॉलिटिक्स, हैशटैग। तो वो एक राहुल गांधी को भी करना पड़ेगा, और ना केवल राहुल गांधी को करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ेगा, और इन सब लोगों को समझना पड़ेगा। इवन कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी समझना पड़ेगा और नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा। आज भी मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में कांग्रेस के पास ही आते हैं, और इन लोगों के पास में नहीं है। अगर ये सोचे कि वो रोटी में बराबर का शेयर अगर वो हासिल करना चाहें, तो ये भूल जा रहे हैं कि 244 सीटों पे अभी भी कांग्रेस भाजपा से सीधे टकराती है। तो इसलिए इतना इनको, विपक्ष को भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हटानी पड़ेंगी, क्योंकि अब एक बौखलाहट ये भी है। अभी जैसा कि हमारे एक पैनलिस्ट ने भी कहा कि मोदी अकेले, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। एक वो है, उनके एक पीआर है, एक लार्जर देन इमेज, लार्जर देन लाइफ की एक इमेज है, और तीसरा सेंट्रल एजेंसी है। 3 आदमी एक साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 3 जब चुनाव लड़ेंगे, और अगर यहाँ पे अलग अलग अगर लड़ेंगे, ममता अलग लड़ेंगे, वो चाहेंगे कि हमको ये मिल जाए, वो चाहेंगे हमको वो मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ मिलना नहीं है। और टीना फैक्टर, मेरा मानना है कि इस बार काम आने वाला नहीं है। आर्थिक हालत बेहद खराब है। हमेशा ये तर्क परवान नहीं चढ़ेगा कि कोरोना में हमारे यहाँ मर गए, बदइंतजामी थी, कोई बात नहीं, अमेरिका देख लो, वहां ये है। हमारे यहाँ मंदी इतनी है, चिंता मत करो, विदेश में भी मंदी इतनी है। बेरोजगारी हमारे यहाँ, चिंता मत करो, विदेश में भी इतनी है। भाई जब सब कुछ वही है, तो फिर आप है क्यों? कभी ना कभी तो जनता पूछेगी ना कि हमको मिला क्या। जब सब कुछ विदेश के बराबर ही है, तो एक बार ये भी तो हो सकता है ना कि आप सियासत खाली करो, जनता आती है, कब तक आप उसको भरना पड़ेंगे। धनखड़ जी। अमित जी, कोलकाता में पुल गिरता है, मोरबी में पुल हादसा होता है, सैकड़ों मौतें हो जाती हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी फिर चुनाव जीत जाती है। ऐसा ही यूपी में हुआ, मंत्री पुत्र आंदोलनकारी किसानों को गाड़ियों से कुचल कर मार देता है।
कोरोना काल में बिना इलाज के लोग दम तोड़ते रहे, गंगा में बहती लाशें सरकार की बेकायदगियों की पोल खोल देती हैं, फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ जीत जाती है। क्या जातीय और क्षेत्रीय अस्मिता, हिंदुत्व और खास चेहरे के सामने भारतीय मतदाताओं के लिए तमाम जीवनोपयोगी मुद्दे गौण हो जाते हैं? देखिए धनखड़ साहब, वही बात है कि हमारे मतदाता अभी जागरूक नहीं हुए हैं। ये 1950 में भी वैसी मेंटेलिटी थी और आज भी वैसी ही है। आपने सही कहा भाई, पश्चिम बंगाल में भी हादसा हुआ था, पुल हादसा, और मोरबी में भी हादसा हुआ था। लेकिन दोनों में एक बेसिक फ़र्क था कि वहाँ पे एनओसी वगैरह जारी हुई नहीं थी और वो निर्माणाधीन था मेरे ख्याल से, कोलकाता वाला जो फ्लाईओवर, वो जी, बनते-बनते ढहा था। लेकिन ये तो प्रॉपर इन्होंने खोल दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हमने मरम्मत कर दी है, इसका रेनोवेशन कर दिया है, और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक प्लेज़र पॉइंट था। क्योंकि लोग मौज-मस्ती करने आए थे, अपना एक वीकेंड बिताने आए थे, छठ पर्व के ऊपर वो इकट्ठा हुए थे और पैसे देके गए थे, टिकट देके गए थे। उसके बाद हादसा होता है, 135 लोग बेमौत मारे हो जाते हैं, सैकड़ों घायल होते हैं। तो गुजरात में अगर मान लिया बीजेपी जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन जो मोरबी की सीट है, वहां से बीजेपी का विधायक जीतना वो बड़ी आश्चर्यजनक, हैरतअंगेज बात है, क्योंकि वहां पे लोगों में नाराजगी नहीं थी। जबकि ये पता चल गया था कि तुरंत 2-3 दिन के बाद ही कि प्रॉपर एनओसी नहीं ली गई, भ्रष्टाचार हुआ इसमें, रेनोवेशन में, पुल पुल की जो थी मरम्मत के लिए अमित जी, प्रॉपर कहने का जो। तात्पर्य ये जी, हुआ कि मौतें होती रही और जी। धारी पार्टी चुनाव तो जीतती रही। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अ, हमारा वोटर जो है वो उतना वो संवेदनशील नहीं रह गया इन चीजों के प्रति। न उसे बेरोजगारी की चिंता है, न उसे जो है बढ़ती महंगाई की चिंता है, न उसे जो है मौत, जो लगातार मौत बांटी जा रही है शासन की ओर से, जैसे मोरबी हादसा है या कोई और इस तरह के हादसे होते हैं, या कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लाशें तैरती रही, बिना दवाई और बिना ऑक्सीजन के, बिना इलाज के लोग मरते रहे। उसके बावजूद जिस तरीके से यूपी में सत्ता आई और जिस तरीके से मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला, और इतना बड़ा किसान आंदोलन, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको किसान कहते हैं, किसानों का कहते हैं, जो वहां भी जो है बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीतती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है मुद्दे हमारे लिए मुद्दे नहीं रह गए। वोट डालते वक्त हम केवल जाति, धर्म और ये सब देखते हैं, बाकी जीवन के जो मुद्दे हैं उन पर हमारा मतदाता ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और सबसे बड़ी बात ये है धनखड़ साहब कि आपने कोरोना का ज़िक्र किया, तैरती लाशों का ज़िक्र किया, लेकिन सरकार ने इतनी बेशर्मी से ये कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है और उसपे कोई चूँ-चपड़ नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शन जीते सरकार ने, तो एक तरह से हद दर्जे की, जो हम ये कहें कि कोई संवेदनशीलता बची नहीं है वोटर के दिमाग में। भई इतना बड़ा झूठ, और उसके बाद आप वोट कर रहे हैं। तो ये बात वही बात है कि एजेंडे वाली अपनी राजनीति है सारी, कि आप अपने-अपने एजेंडा फिट करें, लोगों को बहकाएँ और वोट लें। सीधी-सी बात ये है। जी, धनखड़ साहब। अनिल जी, भारतीय लोकतंत्र लगातार एक ध्रुवीय हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो लोकतंत्र विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या भाजपा की ये मंशा पूरी हो पाएगी, या लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा पाने में सक्षम है? देखिए, सब चीजें ठीक रहेंगी, विपक्ष तो रहेगा, लेकिन विपक्ष तो फ्रेगमेंट रहेगा। और जी, मोदी के हाथ में चाबी है। जी, G20 सम्मेलन होगा सितंबर में। जी, 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे हम्म, और हर महीने उसकी ये G20 की मीटिंग होनी है। उसका जी, पूरा प्रचार किया जाएगा बड़ी तबीयत से। अभी उदयपुर में G20 की मीटिंग हुई है। हर जी, अखबार में पेज A1 का विज्ञापन है। तो लगभग 11 महीने, 8-10 महीने तो चलेगा विज्ञापन जी, धनाधन। और G20 में तो कोई कसर छूटेगी नहीं। हर अखबार के 10-10 पन्ने तो आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेंगे सब देशों के बारे में। दूसरा, इवेंट बन जनवरी जाएगा। 2023 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। तो राम मंदिर का जयकारा लगेगा। तो जी, राम मंदिर में कि जयकारे के भगवान राम के सामने कौन खिलाफ वोट देगा? आप मेरे को बताओ।
तो ऐसे में विपक्ष भगवान राम के सामने इकट्ठा नहीं होगा तो भगवान राम तो उसको ध्वस्त कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी 2024 का, भगवान राम चुनाव लड़ेंगे। जी, जब भगवान राम चुनाव लड़ेंगे तो जय श्री राम हो जाएगा और चुनाव निकल जाएगा। तो उसमें ना कोई मॉडल काम करेगा और ना कुछ काम करेगा। तो आप और हम विपक्ष को ढूंढते रह जाएंगे, ये जय श्री राम करते रह जाएंगे जी, और मोदी जी 2024 दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो विपक्ष अगले साल का राष्ट्रपति तो साफ है, विपक्ष की कोई जगह ही नहीं है, चाहे कितना ही दौड़ लगा लो। राजशेखर राव ने शिरडी के महाराज का भी वो लिया चाणक्यपुरी में, और शायद कुछ महंगा है अभी रकम तो ठीक है, माचा मार्ग से कोठी ली है, 700 करोड़ का जहाज लिया है। सुनते रहो, अपने आप को बहलाते रहो कि विपक्ष एक करना है, मोदी को हटाना है। मोदी का एजेंडा तो साफ है, G20 को कैसे मार्केट करना है और हनुमान राम भगवान राम कैसे लगाना है। अच्छा, G20 का आपने नाम लिया, ये G20 का भारत से पहले प्रधान कौन था, अध्यक्ष कौन था, और वो कितना बड़ा उसने बेनिफिट उठाया? मुझे बात लगता है कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया अध्यक्ष था, और हर साल ये बदलता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई अलग बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ चूंकि मोदी जी इवेंट रोटेशन और इवेंट बनाने के रोटेशन से आता है जी, ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। सवाल ये है कि इंडोनेशिया ने उसको मार्केट में किया अपनी पब्लिक के हिसाब से, और किया हो तो वहाँ के इश्तेहारों की बाद में हमने पढ़े नहीं उनको क्या फायदा हुआ। लेकिन मोदी जी जिस तरह से आपने उदयपुर की समिट की ईमेल और विज्ञापन नहीं देखे जाए, और जिस तरह से माननीय आदरणीय हमारे मित्र अमिताभ कांत ने जिस तरह से पूरे G20 का जो पहली मीटिंग का विश्लेषण किया और उसके पोस्ट रहे हैं, उसमें आपने कहा जाने से क्षेत्रीय अखबारों तक को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं इस बारे में कि G20 का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है, भारत को इससे क्या फायदा होगा। और अभी आप देखिए तो इसका काम भी बचा हुआ है, बचा हुआ ट्रेड जो कि वालादी से लेना है, $60 का कैप लगा दिया है G7 में और G20 के देशों में। वो एक नया मुद्दा है। चाइना का मुद्दा आपने देख लिया, तो समय कम है, नहीं तो मैं आपको चाइना के मुद्दा ही बता सकता हूँ कि कहीं हो क्या रहा है। तो लेकिन सीधे चाबी से किसी भी पूछ लिया आपने, वक्त जो है जैसे मोदी कहेंगे वैसे डांस करेगा, समझ लीजिए। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आपका कहना है कि पूरा सेटिंग चल रही है, सेटिंग के तहत ही सब कुछ हो रहा है, विपक्ष का गला दबा रखा है? नहीं, तो गला तो दबाना ही पड़ेगा जी। आप कैसे राज करोगे बताओ मेरे को? राजपाट का नियम है, एवरीथिंग इज फेयर इन लॉ एंड लॉ, तो उसमें गलत क्या है? जी, माननीय मोदी जी को बधाई दे रहा हूँ और अमित शाह जी को बधाई दे रहा हूँ आपके माध्यम से। ऐसे ही करना चाहिए राजनीति में खत्म क्या है? और लोकतंत्र नाम की क्या चीज होती है? राजतंत्र होता है, लोकतंत्र। देश में तमाम स्वायत्त संस्थाओं को एक खास रणनीति के तहत कमजोर किया जा रहा है। इन संवैधानिक संस्थाओं पर लोकतंत्र की रक्षा का भार है। भारी भरकम पूंजी और विशाल संगठन की ताकत के दम तथा हिंदुत्व के सहारे बीजेपी लगातार अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती के साथ बढ़ रही है। बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती बन पाएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता जनार्दन के पास होती है। ऐसे में ढहते हुए लोकतंत्र को बचाने की पूरी जिम्मेदारी मतदाता के कंधों पर है। हिमाचल और दिल्ली जैसे चुनाव नतीजे और पिछले साल हुआ किसान आंदोलन लोकतंत्र के जीवंत होने का एहसास करवाते रहते हैं। अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, अतः अब दीजिए इजाजत। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।